फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11 सेट्स। सेट्स क्या है वास्तव में? सेट से पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? देखिए, जो भी हमारे पास अर्थ पर लिविंग है या नॉन लिविंग है वो सब ऑब्जेक्ट है। भले ही वो लिविंग थिंग्स हैं, ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ट्रीज हैं, या वो नॉन लिविंग है, टेबल है, चेयर है, बुक है, एज सो ऑन। यूनिवर्स में जो भी कुछ एग्जिस्ट करता है दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, either living or non-living. Any living or non-living object, things living or non-living in universe is called object. ठीक है। अब अगर हम ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर लें, हमने कुछ ऑब्जेक्ट लिए पर्टिकुलर और उनको कलेक्ट कर लिया, ठीक है। मान लीजिए मैं दो एग्जांपल लिखता हूं। मैंने यहाँ कुछ ऑब्जेक्ट कलेक्ट किए। मैंने लिखा राम, फिर मैंने लिखा श्याम, फिर मैंने लिखा सीता, फिर मैंने लिखा गीता। ठीक है। ये क्या किया? मैंने इस यूनिवर्स में से कुछ ऑब्जेक्ट को यहाँ ग्रुप कर लिया है। यहाँ चार ऑब्जेक्ट है मेरे पास, राम, श्याम, सीता और गीता। ठीक है। क्या मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ? देखिए, आपने देखा होगा टीवी में कुछ गेम चलते हैं, कुछ गेम। उन गेम में क्या है कि दो पर्सन है, एक को सामने से बैठ के बताना होता है कि सामने वाले को बोर्ड पे क्या लिखना है, लेकिन क्लियरली नहीं। इन सम वर्ड्स, इन सम सिंबल्स, इन सम डायरेक्शंस, इशारे देने होते हैं कि बेटा तुम बोर्ड पे ये बनाना है। अगर मैं कहता हूं कि एक बच्चा खड़ा हो जाए बोर्ड पे और दूसरे बच्चे को इशारों में बताए कि उसको राम, श्याम, सीता और गीता लिखना है, क्या वो बता सकता है कैसे लिखेगा? हमने किसी एक बच्चे को कहा कि दूसरा बच्चा बोर्ड पे खड़ा हुआ है, तुम मुझे बताओ, बिना ये बताए कि मुझे राम, श्याम, सीता और गीता लिखना है, इस तरीके से आपको डिफाइन करना है मुझे कि मैं यही चार वर्ड लिखूं। क्या पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। मैंने एक और कलेक्शन लिखा। फिर देखिए, मैंने लिखा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। क्या इसको डिफाइन करना पॉसिबल है? अगर मैं कहता हूं कि सामने वाला मुझसे कहे कि कुछ लिखिए और मैं यही चार वर्ड लिखूं, पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। आप क्या कहेंगे? क्या लिखिए सर? क्या लिखिए? दिस इज 4 सन्स ऑफ दशरथ। दशरथ के चारों पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यानी क्या किया? हमने इसकी एक डेफिनेशन दे दी, हमने इसको डिफाइन किया और इस तरीके से डिफाइन किया कि सिर्फ यही चार वर्ड उसको सेटिस्फाई करते हैं, बाकी वर्ड उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं। जबकि यहाँ हम कोई डेफिनेशन नहीं दे सकते हैं। ऐसी कोई डेफिनेशन हमारे पास नहीं है कि दूसरा हमें डिफाइन करे और हम यही चार वर्ड लिखें। इसका मतलब जो पहला डेटा है वो अनडिफाइंड है, इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, अनडिफाइंड। लेकिन जो सेकंड डेटा है हमारे पास ये वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब हम इसको कुछ ना कुछ डेफिनेशन दे सकते हैं जिससे कि यही चार वर्ड हमारे पास कलेक्ट होंगे। ऐसे ही मैंने लिखा ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है। अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो क्या होगा? क्या है इसकी डेफिनेशन? वोवेल्स हैं, वे सारे इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं। लेकिन अगर मैं लिखता हूं ए, जी, एच, आई, पी, क्या इसकी कोई डेफिनेशन हो सकती है? कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब जो भी हम ग्रुप कलेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट्स का, वो दो तरीके का हो सकता है। आइदर इट मे बी वेल डिफाइंड लाइक दिस और दिस, और इट मे नॉट बी डिफाइंड लाइक दिस और दिस। तो वो कलेक्शन जिसको हम वेल डिफाइन कर सकते हैं दैट इज ओनली सेट्स, बाकी सेट्स नहीं है। यानी व्हाट इज सेट? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। एक ऐसा कलेक्शन ऑब्जेक्ट का जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं इज ओनली कॉल्ड सेट। ये सेट है, दिस इज अ सेट, दिस इज आल्सो अ सेट, ये भी सेट है, ये भी सेट है। यानी व्हाट इज सेट? सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो हम सेट्स की डेफिनेशन अगर लिखें, व्हाट इज सेट? सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। वेल डिफाइंड की डेफिनेशन आपको बता दी है। वेल डिफाइंड जिसको हम पर्टिकुलरली डिफाइन कर चुके हैं कि यही ऑब्जेक्ट उसमें इंक्लूड हो, बाकी ऑब्जेक्ट उसमें इंक्लूड ना हो। तो जो कलेक्शन हम करते हैं उसको हम एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं और इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कोमा लगा के, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है। और इसको हम इस कैपिटल अल्फाबेट से
रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल अल्फाबेट, आइदर में भी ए बी सी डी ई एफ जी जो भी आप लेना चाहें, और उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोमाज लगा के बंद कर दिया। दिस इज द कलेक्शन, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स है, यानी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कैपिटल अल्फाबेट बाय सेपरेटिंग द एलिमेंट्स बाय कोमास एंड closed in curly bracket. These elements, sorry, these objects are called elements. If a particular element related to the set, then we say that the particular elements belongs to the set. जैसे A है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि A जो है हमारे पास वो इस सेट को बिलोंग करता है। A belongs to A. इस A का मतलब क्या है? सेट। Which set? Which set we have represented by A E I O U. लेकिन अगर मैं कहता हूँ B, तो B क्या है? B सेट का पार्ट नहीं है, यानी B does not belongs to A। यानी दो तरह के एलिमेंट हुए हमारे पास, एक तो वो जो सेट का हिस्सा होंगे, वो हम कहेंगे कि दैट पर्टिकुलर एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट A। कुछ हुए जो इस सेट का हिस्सा नहीं होंगे, यानी दैट डज नॉट बिलोंग्स टू A। इस A बिलोंग्स टू A को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, A बिलोंग्स टू A। दिस सिंबल रिप्रेजेंट्स टू बिलोंग्स टू। This is epsilon. This is a unique symbol epsilon which you have read in physics also. या तो आपने पढ़ लिया होगा या आप आगे पढ़ेंगे। फिजिक्स में epsilon का यूज करते हैं हम। यहाँ ये epsilon का मतलब होता है belongs to, यानी हम ये कह सकते हैं कि A belongs to A। लेकिन B क्योंकि belong नहीं करता है, तो जैसा हम not equal to साइन रिप्रेजेंट करते थे, epsilon को लिख के क्रॉस कर देंगे, यानी B does not belongs to A। यानी B जो एलिमेंट है वो इस सेट का पार्ट नहीं है, जबकि जो A एलिमेंट है वो इस सेट का पार्ट है। दिस इज सिंबल वी विल यूज इन फ्यूचर फॉर बिलोंग्स टू। दिस इज एप्सिलॉन, दिस इज यूज्ड फॉर बिलोंग्स टू। A belongs to A implies A is the part of set A. B does not belongs to A implies B does not belongs to set A। ठीक है। अब सेट को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक तो ये तरीका जो मैंने यहाँ लिखा है, दिस इज कॉल्ड सेट बिल्ड रोस्टर और टैबुलर फॉर्म। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। या तो हम इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, टैबुलर फॉर्म, और सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। देखिए जो पहला वाला तरीका है वो सेम है जो हमने अब तक अप्लाई किया था, यानी अगर हम किसी सेट के सारे एलिमेंट्स को लिखें, कोमा से सेपरेट करें और करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, तो उसको हम बोलते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को शो करना पड़ता है। जैसे हमने भी एक सेट लिखा था, सेट ऑफ वोवेल्स, तो अगर हम लिखते हैं A E I O U, दिस इज रोस्टर फॉर्म। This is roster form or tabular form. In roster form, all elements are separated by commas and closed in curly brackets. ठीक है। लेकिन जो set builder form है, set builder form is definition form। जो हमने set की definition दी है, अगर हम उस definition के थ्रू set को represent करें तो that is called set builder। यानी हमने set कैसे बनाया, किस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेट बनाया, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे हमने यहाँ हमने सेट कैसे बनाया कि हमने उन सारे एलिमेंट्स को कलेक्ट किया जो वोवेल हैं, तो हम लिखते हैं A इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। देखिए बात दोनों एक ही है। X यहाँ इसमें जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये X रिप्रेजेंट करता है उन सारे एलिमेंट्स को जो इस सेट के अंदर हैं। ये कंडीशन, ये कॉलम के निशान को हम बोलते हैं सच दैट। सच दैट ये कंडीशन है, कौन से एलिमेंट, X तो है सारे एलिमेंट, X एलिमेंट, और सच दैट कौन से एलिमेंट, X इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। यानी हमें सिर्फ वो सारे X लेने हैं जो वोवेल हैं इंग्लिश अल्फाबेट के, और ये ब्रैकेट शो करता है कलेक्शन, यानी सारे उन एलिमेंट्स का कलेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। तो देयर आर टू टाइप्स टू रिप्रेजेंट द सेट। एक बार फिर से एक्सप्लेन करना
हाँ फिर देखिए दोबारा, देखिए पहली फॉर्म है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे जो रोस्टर फॉर्म हमने क्या लिखा, हमारे पास 5 वोवेल हैं, हमें पांचों लिखने पड़े, ए ई आई ओ यू, ठीक है। ये तो हुई रोस्टर फॉर्म जहां सारे एलिमेंट लिखने पड़े। लेकिन जिस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो एलिमेंट कलेक्ट हुए हैं, अगर हम उसको लिखते हैं दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म। ये वाली जो फॉर्म है ये दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम लिखते हैं एक्स। एक्स व्हाट इज, एक्स इज एन एलिमेंट सच दैट, दिस इज कॉलम साइन, जिसका मतलब होता है सच दैट। कौन से एलिमेंट कि एक्स इज अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। एक्स क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट का वोवेल है। और इस ब्रैकेट का मतलब है कि वो सारे एलिमेंट लिखने हैं, यानी दिस एंड दिस आर सेम थिंग। अगर मैं तुम्हें ये भी कह दूं, ये सेकंड थिंग कि भाई एक्स ऐसे लिखिए जो सारे वोवेल्स हो, तो भी आप अपने आप क्या लिखेंगे, ए ई आई ओ यू लिखेंगे। तो देयर आर 2 मेथड्स टू रिप्रेजेंट द सेट। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, और सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। और देखिए और एक एग्जांपल देखिए, आपको एग्जांपल से इजीली समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए मैंने लिखा बी, बी कोई सेट है इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, x is a natural number less than 5, less than 5। ये क्या है हमारे पास, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। हमने एक डेफिनेशन दी, डेफिनेशन से जो भी मिला वो सेट बिल्डर फॉर्म, यानी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या लिखना है हमें, x ऐसे एलिमेंट लिखने हैं सच दैट कि x एक नेचुरल नंबर हो लेकिन लेस देन 5 हो। अगर मैं सारे एलिमेंट लिख दूं, b इज इक्वल टू, अब ये बताइए 5 से कम सारी नेचुरल नंबर कौन कौन सी हुई, 5 से कम 1 2 3 4, यहां मैं सारे एलिमेंट लिखूंगा, इसको बंद कर दूंगा, ये कहलाती है टेबुलर फॉर्म। समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है। सेट बिल्डर फॉर्म डेफिनेशन फॉर्म है, जबकि टेबुलर फॉर्म सारे एलिमेंट्स लिखने होते हैं। सेट बिल्डर में एलिमेंट्स नहीं लिखने होते हैं, सिर्फ वो प्रॉपर्टी लिखनी होती है जो उस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कलेक्ट करती है, जबकि टेबुलर फॉर्म में वो सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। ये दोनों सेट एक ही हैं, ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है और ये इसकी टेबुलर फॉर्म है। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। टेबुलर फॉर्म में सारे एलिमेंट्स को अलग अलग करके लिखना होता है, जबकि सेट बिल्डर फॉर्म में वो डेफिनेशन लिखनी होती है जो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कलेक्ट हुए हैं। ठीक है, और एक एग्जांपल देखिए, और एक एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि हम उल्टा लिखते हैं। मैंने लिखा b इज इक्वल टू 2 4 6 8, ये मैंने एक सेट बनाया। अब आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, बताइए क्या डेफिनेशन होगी इसकी। एक बार फिर से बताना, बहुत क्लियरली देखा। हमने लिखा b इज इक्वल टू, हाँ यहाँ रिफ्लेक्शन आ रहा है, थोड़ा मोबाइल का रिफ्लेक्शन आ रहा है, नीचे लिखते हैं थोड़ा सा। हमने यहाँ लिखा c इज इक्वल टू 2 4 6 8। इसकी डेफिनेशन बताइए, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। हम ये हमारे रोस्टर फॉर्म है, अगर मैं इसको डेफिनेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ, बोलो। बिल्कुल सही बात है, इवन नंबर लेस देन 8। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ इवन नंबर लेस देन, क्या बोलिए, लेस देन, लेस देन 10 आएगा, 8 नहीं आएगा, क्योंकि 8 इज द एलिमेंट। 8 तो हमारे पास एलिमेंट है ही खुद, 8 तो हमारे पास एलिमेंट है ही। और भी एक मेथड हो सकता है इसको लिखने का, देखिए हमने और लिखा c इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n एंड एनालाइज बिटवीन 1 to 4। अब देखिए क्या वही एलिमेंट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, देखिए वही एलिमेंट मिलेंगे या नहीं। Yes, sir. हमने क्या लिखा, c इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2n, यानी हमें सारे 2n लिखने हैं। कैसे कि n हमारे पास 1 से और 4 के बीच में है। ठीक है, तो क्या मिलेगा, जब हम 1 पुट करेंगे तो 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे तो 6 और 4 पुट करेंगे तो 8। इसके अलावा हम कुछ पुट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कंडीशन गिवन है कि n इज बिटवीन 1 to 4 एंड n बिलोंग्स टू n, ये भी लिखना पड़ेगा, एंड n बिलोंग्स टू n। n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर। n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो ये हमारे पास
हाँ बोलिए। ये हमारे पास दो तरीके हुए सेट को रिप्रेजेंट करने के। सेट में भी रिप्रेजेंटेड आइदर इन सेट बिल्डर फॉर्म और इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स ऑफ सेट, देखिए टाइप्स ऑफ सेट क्या क्या है। टाइप्स ऑफ सेट, फर्स्ट टाइप इज नल सेट और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट और वॉइड सेट, तीन नाम है इसके। या तो हम इसको कह सकते हैं नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। एक एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। मतलब मैं एक ऐसी कंडीशन लगा दूं कि उसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, तो वो कहलाता है हमारे पास नल सेट। फॉर एग्जांपल देखिए डेफिनेशन क्या हुई, सेट्स हैविंग नो एलिमेंट। सेट हैविंग नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x लाइज बिटवीन 2 and 3। अब देखिए मैंने कहा x एक नेचुरल नंबर है और 2 और 3 के बीच में लाई करती है। इक्वल का साइन नहीं है, 2 से बड़ी है और 3 से छोटी, 2 से बड़ी और 3 से छोटी कोई नेचुरल नंबर हो सकती है? बताइए, 2 से बड़ी और 3 से छोटी कोई नेचुरल नंबर हो सकती है? नहीं हो सकती। इसका मतलब ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो ये सेट जो है हमारे पास एम्प्टी सेट है। ये इसकी सेट बिल्डर फॉर्म थी। अगर मैं इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या होगा? ये ब्रैकेट खाली रह जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं। ब्रैकेट तो है, खाली है, क्यों? कोई एलिमेंट ही नहीं है इसके अंदर। इसका मतलब रोस्टर फॉर्म में इस नल सेट को खाली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाता है, रोस्टर फॉर्म। ये थी इसकी सेट बिल्डर फॉर्म, ये है रोस्टर फॉर्म। और इस खाली ब्रैकेट को हम एक अल्फाबेट फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए फाई पे करली ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा ब्रैकेट ही फाई है। ये पूरा ब्रैकेट ही फाई है। यानी व्हाट इज फाई? फाई इज अ सेट। अगर फाई लिखा हुआ है तो अपने आप में ही सेट है, उसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। खाली ब्रैकेट फाई को रिप्रेजेंट करता है। तो फाई इज द सिंबल ऑफ नल सेट और एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। समझ गए? या तो हम फाई लिखेंगे या खाली ब्रैकेट। ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं, ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर तो एलिमेंट आ गया क्या? फाई। या तो खाली ब्रैकेट अदरवाइज ओनली फाई। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ नल सेट। क्लियर है? क्लियर है? सर आपकी आवाज कट क्या आ रही है? बेटा रिजॉइन कर लीजिए, ये आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। यस सर, आपकी आवाज कट कट के आ रही है। एक ही एलिमेंट हो ऐसा सेट सिंगलटन सेट कहलाता है। सेकंड टाइप ऑफ सेट इज सिंगलटन सेट। नेम से पता चलता है सिंगलटन मतलब इसमें एक ही एलिमेंट हो, ओनली सिंगल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ठीक है, मान लीजिए मैंने एलिमेंट लिखा, मैंने रिप्रेजेंट किया एक सेट ए, इसमें एक ही एलिमेंट है 1। ये कैसा सेट है? सिंगलटन सेट है। ये कैसा सेट है? सिंगलटन। क्यों? इसमें कितने एलिमेंट हैं? एक ही एलिमेंट है। मैंने और लिखा b इज इक्वल टू 5। बताइए नल सेट है या सिंगलटन सेट है? सर क्या? हमने लिखा b इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, सिंगलटन सेट है क्योंकि 5 तो अपने आप में एक एलिमेंट है ना? अगर हम 5 को ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं तो ये एलिमेंट हो गया। अब ये पूरा सेट सिंगलटन सेट है। अगर मैं खाली 5 लिखता, अगर मैं लिखता ओनली 5, ये क्या है? ये नल सेट है। समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है? ये नल सेट है जबकि ये दोनों सिंगलटन सेट है। तो ओनली सिंगल एलिमेंट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट, हैविंग ओनली वन एलिमेंट, यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है, वो सेट सिंगलटन सेट कहलाते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ सेट इज फाइनाइट सेट। थर्ड टाइप ऑफ सेट इज फाइनाइट।
फाइनाइट सेट। देखिए यहां मैं दो तरीके के सेट लिखता हूं। एक तो मैंने लिखा सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 4। दूसरा मैंने सेट लिखा A इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर। X इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, अगर मैं कहता हूं इसकी रोस्टर फॉर्म बनाइए तो क्या पॉसिबल है? X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारी नेचुरल नंबर को कलेक्ट किया जा सकता है? नो सर। नहीं किया जा सकता। इसका मतलब जो ऊपर वाला सेट है इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 एलिमेंट हैं। क्या नीचे वाले के एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ऊपर वाला सेट फाइनाइट सेट है, यानी अगर हम किसी सेट के एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं दैट इट इज फाइनाइट सेट। इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट कैन नॉट बी काउंटेड देन इट इज इनफाइनाइट सेट। समझ गए दोनों में क्या डिफरेंस है? नाम से पता चलता है। फाइनाइट मतलब काउंटेबल, इनफाइनाइट मतलब नॉट काउंटेबल। ठीक है, तो फाइनाइट सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स, हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स, यानी जिसके एलिमेंट्स को काउंट किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और इस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 4, 1 2 3 और 4। n का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इज इक्वल टू 4। कौन कौन से एलिमेंट? 1 2 3 और 4। समझ गए? इनफाइनाइट सेट नंबर 4। इनफाइनाइट सेट वही जो बताया था, अनकाउंटेबल एलिमेंट्स, जिसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? अनकाउंटेबल हैं। जैसे एग्जांपल मैंने लिखा B इज इक्वल टू, जैसे बताया था, X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर, और C इज इक्वल टू X सच दैट X इज अ होल नंबर, और X सच दैट X इज एन इंटीजर। ये सब क्या है हमारे पास? अनकाउंटेबल सेट्स यानी इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल हैं। अगर मैं कहूं सेट ऑफ द ऑल लिविंग थिंग्स इन द अर्थ, काउंट हुआ है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट है, क्योंकि भले ही वो कितने हो काउंटिंग में, लेकिन काउंट तो किए जा सकते हैं नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं तो जाके एंड होंगे। सेट ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री, बताइए काउंट फाइनाइट है इनफाइनाइट है? सेट ऑफ लीव्स ऑन अ ट्री फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। पेड़ की पत्तियां कितनी ही क्यों ना हो लेकिन काउंटेबल हैं, कहीं ना कहीं एंड जरूर करेंगी। सेट ऑफ स्टार्स फाइनाइट है, देखिए स्टार्स को भी काउंटिंग में फाइनाइट माना गया, इनफाइनाइट नहीं, यही ध्यान रखना है। हमें इससे मतलब नहीं कितने हैं, हमें इससे मतलब कि काउंट हो सकते हैं नहीं। यस, these are countable, so this is the set of finite, not infinite. Set of stars, set of air, set of leaves, set of living animals, all these are finite sets. ठीक है, यानी जो भी हम काउंट कर सकते हैं, भले हमने अभी तक काउंट नहीं किया है, कंडीशनल है, कर सकते हैं। अगर हम स्टार्टिंग करें तो कभी ना कभी एंड जरूर होगा। These are called finite sets, otherwise infinite sets. जो ये हमारे पास स्टैंडर्ड इनफाइनाइट सेट्स हैं, इनको स्पेशल सिंबल दिए गए हैं। देखिए, जो हमारे पास स्पेशल इनफाइनाइट सेट्स हैं उनको स्पेशल सिंबल n जो है हमारे पास ऑलवेज वो नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, r ऑलवेज रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये सारे इनफाइनाइट सेट्स हैं। q ऑलवेज रेशनल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। z ऑलवेज इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। t बेटा आज नेटवर्क की प्रॉब्लम है, पहली वाली क्लास में भी ऐसा ही हो रहा था थोड़ा सा। चलिए, t हमारे पास इर्रेशनल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। अगर हम r प्लस रख दें तो ये पॉजिटिव रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करता है। पॉजिटिव रियल नंबर्स। r माइनस को अगर हम लिख दें तो ये निगेटिव रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। स्टैंडर्ड नोटेशन इन फ्यूचर जहां भी हम n लिखेंगे इंप्लाइज दिस इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगर हम कहीं r लिखेंगे दिस इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अगर हम q लिखेंगे दिस इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। अगर हम z लिखेंगे दैट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। और ये सारे क्या हैं? इनफाइनाइट सेट हैं। अब अगर मैं इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, इनफाइनाइट सेट्स को रोस्टर फॉर्म में, तो क्या होगा? देखिए मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है, मेरे पास नेचुरल नंबर का सेट है। मैंने लिखा पहले इसको सेट बिल्डर फॉर्म में a इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ये तो ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म तो जम गई हमारी कि x ऐसा है कि x नेचुरल नंबर है। लेकिन अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं उसकी माइक से बहुत आवाज आ रही है सर। तो देखिए क्या करना होगा। वास्तव में रोस्टर फॉर्म क्या है कि सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, लेकिन नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, तो सारे तो हम कभी लिख ही नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? 3 4 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 और डैश 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 लगा के छोड़ देंगे। दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट इनफाइनाइट सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। डैश 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 का मतलब है कि इट विल गोज टू इंफिनिटी, इट विल गोज टू इन्फिनिटी। सारे एलिमेंट्स को लिखना पॉसिबल नहीं है इनफाइनाइट सेट के अंदर, तो हम उसको क्या करते हैं? सीधा डैश 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 लगा के छोड़ देते हैं। अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं, ये n है वास्तव में, n स्टैंडर्ड नोटेशन लिखते हैं n। ऐसे ही सेकंड अगर मैं बात करता हूं इंटीजर्स के सेट की, तो z इज इक्वल टू क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो क्या होगा अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, तो क्योंकि ना तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में कहीं खत्म होता है और ना ही राइट में, तो दोनों तरफ डैश लगेगा। डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश डैश। ठीक है, देखिए ये तो हमारे पास इसका हमें शुरुआत पता थी, 1 से शुरू होते हैं नेचुरल, खत्म नहीं होते, तो हमने एक साइड डैश लगाया। लेकिन इंटीजर्स स्टार्टिंग -इंफिनिटी से होते हैं और एंड +इंफिनिटी पे होते हैं, तो हमने क्या किया? दोनों तरफ डैश लगाया, यहाँ भी डैश डैश और यहाँ भी डैश डैश। अगर मैं थर्ड की बात करूं, सेट ऑफ रियल नंबर्स, थर्ड है हमारे पास r इज इक्वल टू ए सेट ऑफ रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो बताओ क्या लिखूंगा? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। अगर मैं इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो बताओ कैसे लिखूं? बोलिए। डैश 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 -1/2 डैश 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 -1/2 और 0 और हाफ और 3/2 5/3 डैश डैश डैश। ये तो कहना चाह रहे हो? यस सर। लेकिन क्या -1/2 और 0 के बीच में कोई रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करती है? यस सर। -1/2 और 0 के बीच में कोई रियल नंबर है या नहीं है? -1/2 और 0 के बीच में कोई रियल नंबर है या नहीं है? सर इनफाइनाइट रियल नंबर है इनके बीच में, तो इनफाइनाइट नंबर है। इसका मतलब अगर हम -1/2 0 लिखते हैं, इसका मतलब तो ये कि इनके बीच में कोई नंबर ही नहीं है, जबकि इसके बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स हैं। इसका मतलब ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ये इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और क्या हो सकता है इसका रिप्रेजेंटेशन? बताइए। 3, हाँ बोलिए। 3, r इज इक्वल टू क्या लिखूं? 3, इंफिनिटी। लेकिन 3 से पहले कोई नंबर नहीं होते रियल, 3 से पहले कोई रियल नंबर होती है नहीं सर -3 सर डैश 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 -3 डैश 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 -3 -1 1 नहीं 0 1 2 डैश 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 डैश। फिर वही कंडीशन, क्या -3 और -1 के बीच में कोई रियल नंबर नहीं है?
वो सर -2 -1 भाई इनफाइनाइट, चलिए -2 भी लिख लिया मैंने, ये लीजिए। तो क्या -3 और -2 के बीच में कोई रियल नंबर नहीं होती? होते हैं सर, बहुत सारी होती है। हर दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होती हैं, होती है नहीं? यस सर। इसका मतलब इस सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। समझ गए मैं क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं? हाँ सर। यानी कुछ इनफाइनाइट सेट ऐसे हैं जिनको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं किया जा सकता है, ना डैश डैश के साथ ना विदाउट डैश। उनको सिर्फ और सिर्फ हमें सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स या सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। जैसे रेशनल नंबर का सेट है वो भी सेम है। अगर मैं लिखता हूं Q इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। अगर मैंने लिखा Q क्या है हमारे पास? सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। तो अगर मैं Q को लिखना चाहूं सेट बिल्डर फॉर्म में तो क्या पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कोई से भी दो एलिमेंट लिखें, उन दो एलिमेंट के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करती हैं। इसका मतलब बीच के एलिमेंट तो गायब हो गए, तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब हम सारे इनफाइनाइट सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। उनमें से कुछ को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिनको हम शो कर चुके हैं। नेचुरल को लिख सकते हैं यस, होल को लिख सकते हैं यस, इंटीजर को लिख सकते हैं यस, लेकिन रियल और रेशनल इरेशनल इन सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अब आपका ये इतना मटेरियल हो चुका है कि आप फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब एक्सरसाइज पे आ जाइए, बुक खोलिए सभी। वर्बल एक्सरसाइज है बहुत छोटी छोटी। एक्सरसाइज 1.1 ओपन कीजिए। मिली? एक्सरसाइज 1.1 मिल गई सभी को? यस सर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स? जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट वन इज द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। बताइए सेट है या नहीं है? सेट है। सेट है, क्यों? वेल डिफाइंड है भाई। जो जे से शुरू होंगे जून और जुलाई, वही तो क्या है सिर्फ हमारे पास सेट के एलिमेंट है। ठीक है, जनवरी, जून और जुलाई। फिर द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बताइए सेट है या नहीं है? नहीं है। नहीं है, क्यों? क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड वेल डिफाइंड नहीं है। नहीं है। ठीक है, अलग अलग टाइप का होता है ना। बिल्कुल। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड। सर नहीं है। नहीं है। रीजन क्या लिखेंगे? दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। सेट है, क्योंकि बॉयज तो बॉयज ही रहेगा, गर्ल्स में शामिल नहीं होगा। भाई ऑल बॉयज का है, कोई स्पेसिफिकेशन तो जोड़ा नहीं है, कोई एडवर्ब तो है नहीं। फिर नेक्स्ट है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। सेट है। कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। सेट है। यस, सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सेट है। यस, सेट है। कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। यस सर। सेट है। तो हम पर्टिकुलर क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि वो इस चैप्टर का है या नहीं है। बता सकते हैं नहीं? इसका मतलब सेट है, वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। सेट नहीं है, क्योंकि मोस्ट डेंजरस वेल डिफाइंड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ए एक सेट है, 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। सो सिंपल क्वेश्चन, अपने आप कर लेंगे इजीली। अगर वो एलिमेंट है तो बिलोंग्स टू लगाना है, अगर वो सेट में है, और अगर वो सेट में नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। जैसे पहला वाला है 5, फर्स्ट पार्ट क्या है? सर बिलोंग्स टू ए। यस 5, तो 5 यस बिलोंग्स टू ए। लेकिन सेकंड है 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। हाँ, ऐसे ही बाकी को पूरा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का मतलब सारे एलिमेंट्स को लिखना है जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट a is equal to x such that x is an integer। x is an
इंटीजर एंड x लाइज बिटवीन -3 to 7, दोनों तरफ। अच्छा, इधर इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हमें वो सारे इंटीजर लिखने हैं जो -3 से बड़े या उसके इक्वल हैं और 7 से छोटे हैं। लिख दीजिए सारे। -3 हुआ पहला इंटीजर, फिर -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 3, 4, 5, 6. 7 नहीं आएगा, क्यों बेटा? माइक म्यूट कीजिए। सेकंड पार्ट, x such that x is a natural number less than 6, क्या क्या एलिमेंट होंगे? b इज इक्वल टू क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 3 में सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। जैसे फर्स्ट है 3, 6, 9, 12। क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 1 गिवन है एलिमेंट्स 3, 6, 9 और 12। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। कैसे? a इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 3n x equal to 3n and n is between 1 to 4, n belongs to n। ये भी लिखना पड़ेगा, ये भी जरूर लिखना पड़ेगा। n क्या है? नेचुरल नंबर है। अगर n नेचुरल नंबर नहीं होगी तो क्या होगा? फिर तो इसके बीच में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे 1 और 4 के बीच में, है ना। तब तो इसके बीच में क्या आएंगे? इसलिए हमें लिखना पड़ेगा कि n बिलोंग्स टू n, यानी n क्या है? नेचुरल नंबर। जब हम नेचुरल नंबर लेंगे 1 से 4 की तो अपने आप 3, 6, 9, 12 मिलेगा। ऐसे ही B, C, D, E। B क्या है? 2, 4, 8, 16, 32। बताइए क्या बनेगा? बी पार्ट बताइए क्या बनेगा? सेकंड पार्ट, यस, 2 की पावर n, 2, 4, 8, 16, 32, यानी इज इक्वल टू x सच दैट x इज इक्वल टू 2 to the power n, n belongs to n and n lies between 1 to 5। समझ गए? Yes, sir. गुड। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इन सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है, यानी उल्टा है, सेट बिल्डर फॉर्म गिवन है, रोस्टर फॉर्म बनानी है। x सच दैट x इज एन ओड नेचुरल नंबर। ओड नेचुरल कौन सी है? बताइए। ए वाला, 3, 5, 7. ए वाला, ए वाला, ए वाला। ए वाले में खास बात है कि क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है, दिस इज 5, दिस इज ए। ओड नेचुरल नंबर बतानी है, बताइए। Sir, 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7 बस। Dot, dot, dash, dash. हाँ, डैश 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 जरूर लगाना है। दिस इज एन इनफाइनाइट सेट, इसलिए 2-3 एलिमेंट लेने के बाद डैश 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 जरूर लगा के छोड़ना है, ठीक है। ऐसी बी पार्ट है, -1/2 और 9/2 के बीच के सारे इंटीजर लिख देंगे अपने आप। सिर्फ इंटीजर लिखने हैं तो -1/2 से बड़ा इंटीजर क्या हुआ? 0, Sir, 0. 1, 2, 3 और 4 तक आएगा, क्योंकि फिर 4.5 तो 9/2 से छोटा मान रहा है, यानी 4.5 से छोटा। 4.5 से छोटा इंटीजर क्या हुआ? 4। तो 0, 1, 2, 3, 4। फिर C, x² इज लेस देन 4। C देखिए, थर्ड पार्ट, C इज इक्वल टू गिवन है x², x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। अच्छा, इंटीजर, नेचुरल नहीं है। X is less than equal to 4. x इज एन इंटीजर गिवन है एंड x² इज लेस इक्वल 4। बताइए, बताइए क्या क्या एलिमेंट होंगे? Sir, -2, -1. बिल्कुल 2, -1. बिल्कुल बिल्कुल। देखिए x² लेस इक्वल 4 है, इसका मतलब x इज लेस इक्वल ±√4। ये आप 10th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि जब हम स्क्वायर से रूट को रिमूव करते हैं तो प्लस माइनस दोनों साइन, यानी x इज लेस इक्वल +-2, मतलब x इज -2 से बड़ा और +2 से छोटा और इक्वल। तो क्या क्या जाएंगे? -2, -1, 0, 1 और 2। ऐसे ही सारे पार्ट कर लेंगे। फोर्थ पार्ट है, फोर्थ देखिए, लोयल है, लोयल वर्ड लोयल है। बताइए क्या क्या होंगे इसके फोर्थ पार्ट के एलिमेंट? डी, एक्स इज अ वर्ड ऑफ लोयल, तो LO Y A। क्या दोबारा L लिखने की जरूरत है?
क्या दोबारा लिखने की जरूरत है एल को? हमारा एल नहीं आएगा सर, एक बार एल आ चुका है। यस, एल एक ही बार आएगा, क्योंकि एल का मतलब क्या है कि एल सेट को बिलोंग करता है। यस, एल बिलोंग्स टू सेट, यानी वर्ड को लेटर को रिपीट नहीं करते हैं। अगर लेटर एक बार आ गया है तो वही लेटर काम करता है, सारों का रिपीटिशन नहीं होता है। ऐसी बाकी सारे पार्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डेस्क्राइब्ड इन द सेट बिल्डर फॉर्म। एक तरफ रोस्टर फॉर्म है, एक तरफ सेट बिल्डर फॉर्म है। 1 2 3 6 किससे मैच कर रहा है? सर एक्स सी पार्ट से, नेचुरल नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6। 6 2 3 सर ए पार्ट से, x such that x is a prime number and divisor of 6, MATHEICS। सर डी पार्ट से, D पार्ट से, x such that x is a letter of word mathematics 1 3 5 7 9। सर बी पार्ट से, बी पार्ट से तो ऑटोमेटिक बच ही गया है। चलिए ठीक है, आज का काम यही समाप्त होता है।